तो देखिएगा, जैसे अपन ने हाइब्रिडाइजेशन का कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू 1/2 बी प्लस एम माइनस सी और प्लस ए। ये हाइब्रिडाइजेशन डिटरमाइन करने का किसी भी कंपाउंड में फॉर्मूला होता है। बी स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम। जो भी आपके पास सेंट्रल एटम होगा उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है उसको अपन किससे शो करेंगे, उसको करेंगे वी से। फिर बात करें अगर एम से, एम इक्वल टू नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, यानी कि वो एटम्स जिनकी वैलेंसी 1 हो उसको आप क्या कहोगे, मोनोवैलेंट। अगर आपके पास कोई आयोनिक स्पीसीज है, आयोनिक स्पीसीज का मीनिंग हो गया कि या तो कैटायन है या आपके पास एनायन है, तो सी स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन कैटायन एंड ए स्टैंड्स फॉर चार्ज ऑन एनायन। मैंने कल आपको एग्जांपल्स बताए थे, इसके और एग्जांपल्स करते हैं। देखिएगा, आपके पास आ गया XeF2, XeF2 जिनॉन क्लोराइड है ना, XeF2। आपको पूछा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताइए, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा इसमें। तो देखिएगा कि अगर बात करें यहाँ पे सेंट्रल एटम की, तो सेंट्रल एटम आपके पास क्या आएगा कि सर जिनोन आएगा। सेंट्रल एटम जिनोन आएगा तो जिनोन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे कि सर 8 होंगे। फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन कितने हैं आपके पास, 2। फ्लोरीन आपके पास है क्या सर, मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन की जो वैलेंसी है वो क्या होती है, -1 होती है। फ्लोरीन की वैलेंसी है आपके पास -1, तो ये मोनोवैलेंट होगा। और यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं, नंबर ऑफ एटम फ्लोरीन के कितने हैं, 2। चार्ज कोई भी नहीं है, ना कैटायन है ना एनायन है। हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे इसमें, एच की वैल्यू देखेंगे 1/2 8 + 2, एच इक्वल टू 1/2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा 10, कैंसिल आउट करोगे तो एच की वैल्यू क्या आएगी 5। एच की वैल्यू पे डिपेंड करता है 3 4 5 6 7। अगर आपके पास एच की वैल्यू 2 है तो sp3 है तो sp2, 4 है तो आपके पास sp3, 5 है तो sp3d, 6 है तो sp3d2 और 7 है तो आपके पास क्या रहेगा sp3d3। ये आपके पास हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहाँ पे H की वैल्यू देखिए क्या है, H की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है कि सर 5 आ रही है, 5 आ रही है तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा रहेगा, sp3d। ज्योमेट्री कैसे डिसाइड करेंगे अभी थोड़ी देर में बताएंगे आपको ना, कि कैसे इसकी शेप होगी, वो अपन 10 मिनट में अपन देखेंगे कि कैसे शेप रहेगी। 2-3 एग्जाम्पल और कर लेते हैं। XeF2 हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, मैंने आपको कहा XeF4 है मेरे पास। XeF4 जिनॉन क्लोराइड है ना, टेट्राफ्लोराइड, XeF4। सेंट्रल ऑफ एटम आपके पास जिनॉन, वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू 1/2 8 + 4। 4 क्यों आया सर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं 4 है, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं 4 है। तो फ्लोरीन आपके पास होते हैं मोनोवैलेंट, इसके कारण से यहाँ पे क्या आया 4। तो H इक्वल टू क्या आ जाएगा, H इक्वल टू 1/2 इंटू आपके पास 12, H इक्वल टू आपके पास 6। H अगर 6 हो तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d2, sp3d2। तो सर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं VSEPR पे। VSEPR, VSEPR ये आपके पास क्या रहता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो
स्टार्ट करते हैं VSEPR, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। थ्योरी वाज गिवन बाय गिलस्पी एंड नाइहोम, है ना। क्यों दी गई थी? VSEPR से पहले अपन एक थ्योरी पढ़ी थी VBT। VBT ओनली एक्सप्लेन करती है ओवरलैपिंग को। ओवरलैपिंग को VBT एक्सप्लेन करती है। जो जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल है, जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल या जिसको शेप ऑफ मॉलिक्यूल भी कहते हैं, उसको VBT एक्सप्लेन नहीं करती। तो टू एक्सप्लेन geometry or shape of the molecule, shape of the molecule is introduced। तो आपको क्या दी गई? VSEPR। तो VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का मेन रीजन क्या था कि कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए VSEPR पढ़ते हैं। अब कोई भी आपके पास एलिमेंट है, उस एलिमेंट के पास या कोई भी आपके पास सेंट्रल एटम है, कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड का जो सेंट्रल एटम है उसके पास 2 टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो सर कौन कौन से? एक तो आपके पास आता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? दैट इलेक्ट्रॉन्स which take part in bond formation। वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कि सर कैसे? कि मान लीजिए कि आपके पास नाइट्रोजन है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? 1 बॉन्ड पेयर। ये क्या हो गया? 2 बॉन्ड पेयर। ये क्या हो गया? 3 बॉन्ड पेयर। तो यूं भी कह सकते हैं कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपके पास सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम दोनों के होंगे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कि वो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उसे आप क्या कहते हो? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन में देखो, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो इससे आप क्या कह देते हैं? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और सेकेंड आपके पास क्या आता है? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? That electron which do not take part in bond formation। इन बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको आप क्या कहते हो? लॉन पेयर। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं कि सर? 5 होते हैं। 3 तो यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे? कि सर ये हमारे हो गए लॉन पेयर, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और ये हमारे पास हो गए, ये जो है वो हो गए हमारे पास बॉन्ड पेयर जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई पार्ट नहीं लेते हैं, ऑलवेज किस पे होंगे? सेंट्रल एटम पे, सराउंडिंग पे भी हो सकते हैं ना। और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे?
कि दैट इलेक्ट्रॉन विच टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उसे आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको आप क्या कहते हो, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन इसमें अभी मेन पोस्टुलेट ऑफ VSEPR के VSEPR के मेन पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं। main postulates of VSEPR। सबसे पहला पॉइंट क्या था, सबसे फर्स्ट पॉइंट आता है कि जो आपके पास वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन, वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्सन फोर्स जो है वो क्या हो, मिनिमम। सबसे फर्स्ट पॉइंट ये आता है कि जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनके बीच में रिपल्सन जो है वो आपके पास क्या हो, मिनिमम। सेकंड पॉइंट क्या आता है, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो, उस कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है वो डिपेंड करती है सेंट्रल एटम के नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड नंबर ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी कंपाउंड की जो ज्योमेट्री है या जो शेप है वो किस पर डिपेंड करेगी कि उस कंपाउंड के सेंट्रल एटम के पास कितने बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और कितने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हमेशा उस पर डिपेंड करेगी। अगर आपके पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो आपके पास रेगुलर होगी। रेगुलर ज्योमेट्री जैसा अपन पढ़ते हुए आए कि sp3 मीन्स टेट्राहेड्रल, sp2 मीन्स ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, sp3d मीन्स आपके पास ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 मीन्स आपके पास कौन सी हो गई, ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ज्योमेट्री होगी अगर एक भी लॉन पेयर प्रेजेंट ना हो। अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसमें सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पे उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी, रेगुलर रहेगी। और अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो उनकी ज्योमेट्री हमेशा क्या रहेगी, डिस्टोर्टेड होगी। डिस्टोर्टेड का मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी, जो ज्योमेट्री आएगी, तो जो एक्चुअल से थोड़ी बहुत क्या रहेगी, डिस्टोर्टेड। मीन्स अगर एक्चुअल का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल की बात करें अगर, कि आपके पास जैसे टेट्राहेड्रल शेप, टेट्राहेड्रल शेप की मैं अगर बात करूं तो वहां पे बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। अब अगर हाइब्रिडाइजेशन एक और आपके पास ऐसी स्पीसीज है जिसमें sp3 है, बट वहां पे लॉन पेयर आने लग गए कि एक लॉन पेयर आ गया, दो लॉन पेयर आ गए, तो उनकी ज्योमेट्री थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। और डिस्टोर्टेड हो जाएगी मीन्स उसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट ये था आपके पास कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज होंगे कि उनका इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो क्या रहे, मिनिमम रहे। सेकंड पॉइंट क्या था कि कोई भी आपके पास कंपाउंड है, उनकी जो ज्योमेट्री है वो किस पर डिपेंड करती है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। थर्ड पॉइंट आपके पास क्या था कि अगर
कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, सेंट्रल एटम के पास ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अगर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे ओनली तो उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, रेगुलर ज्योमेट्री। और अगर बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है तो उनकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। ये आपको मैंने 3 पॉइंट बताए हैं VSEPR। नेक्स्ट देखिए, कि मैं अगर रिपल्शन की बात करूं कि आपके पास हमेशा क्या रहेंगे कि लोन पेयर अगर जहां पे भी आएंगे तो वो डिस्टोर्शन क्यों होगा ज्योमेट्री में, उस डिस्टोर्शन का रीजन है कि वहां पे क्या रहेगा, रिपल्शन फोर्स लगेगा। रिपल्शन फोर्स के कारण से मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो क्या हो जाएगी, डिस्टोर्टेड हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा जो रिपल्शन लगता है दो लोन पेयर के बीच में, लोन पेयर के बीच में सबसे ज्यादा रिपल्शन। उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन, और सबसे कम आपके पास बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या लगता है, रिपल्शन। लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उसके बाद, और फिर बॉन्ड पेयर में। यानी कि अगर आपके पास दो लोन पेयर पास में है तो वहां की जो ज्योमेट्री है, उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री है वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी आपके पास, डिस्टॉर्टेड हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं अपन कि मान लीजिए कि अपने को इसी पॉइंट के ऊपर ये पूछ लिया कि थीटा बताइए, यानी कि बॉन्ड एंगल के बारे में बताइए कि आपके पास कोई मॉलिक्यूल है AB2 L2। ए आपके पास यहाँ पे सेंट्रल एटम है, बी जो है वो आपके पास सराउंडिंग एटम है, और एल जो है वो आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एल यहाँ पे आपके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिएगा ये आपके पास ए, ये आपके पास बी, ये आपके पास क्या आ गया, लोन पेयर, और ये भी आपके पास क्या आ गया, लोन पेयर, ये आपके पास क्या आ गया, बॉन्ड पेयर। मैंने आपको कहा कि ये जो एंगल है ये बॉन्ड एंगल है θ1, ये जो बॉन्ड एंगल है वो आपके पास कितना है कि सर θ2, इसको मैं कह देता हूँ θ3, और इसको मैं कह देता हूँ θ4। और मैंने आपको कहा कि ये जो बॉन्ड एंगल है θ1, θ2, θ3, θ4, इनको आप अरेंज कीजिए कि सबसे ज्यादा किसका होगा बॉन्ड एंगल और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा। तो अकॉर्डिंग टू बीबीटी जो लोन पेयर है उसमें रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, उसके बाद बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। अकॉर्डिंग टू VBT नहीं, VSEPR। अकॉर्डिंग टू VSEPR लोन पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और फिर किस में रहेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर। ये आपके पास क्या है, लोन पेयर और लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे कि आपके पास एक लोन पेयर ये रहा, एक लोन पेयर ये रहा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, तो इनका जो थीटा है, इनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम। इनका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। अब यहाँ आ गए θ2 और θ3, ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर, ये क्या है, लोन पेयर, ये क्या है, बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन है वो लोन पेयर से तो कम होता है, बट बॉन्ड पेयर से क्या होता है, ज्यादा होता है। भैया रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी होगा, रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी होगा, रिपल्शन इन दोनों के बीच में भी होगा। इन दोनों के बीच का रिपल्शन सबसे ज्यादा, तो थीटा में क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। इन दोनों का रिपल्शन देखोगे वो आपके पास इक्वल रहेगा, तो मैं यूं कह सकता हूं कि θ2 इक्वल्स टू θ3, यानी कि ये बॉन्ड एंगल और ये बॉन्ड एंगल क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। और सबसे कम बॉन्ड एंगल किसका होगा, सबसे कम बॉन्ड एंगल होगा आपके पास θ4 का।
कि ये ऐसे इंक्रीज होंगे तो आपके पास जो θ4 है वो क्या होता जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा, ये बॉन्ड जो है वो पास में आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे तो इनका बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा आपके पास, मिनिमम हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या रहेगा, θ1 का सबसे ज्यादा, बिकॉज लॉन पेयर और लॉन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन। फिर θ2 और θ3 दोनों एक दूसरे के इक्वल, रीजन सर लॉन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन जो है वो बॉन्ड पेयर से ज्यादा होता है, और सबसे कम किसमें रहेगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर वाले में। तो ये पूछ लेते हैं आपको थीटा पे क्वेश्चन काफी सारे। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो आपके पास लॉन पेयर पे था। मान लीजिए कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड थीटा को कैसे अफेक्ट करेगा, डबल बॉन्ड जो है वो थीटा को कैसे अफेक्ट करेगा। मल्टीपल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, तो क्या करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर किसी कंपाउंड में मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, है ना, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो वो कंपाउंड की ज्योमेट्री को अफेक्ट नहीं करेंगे। ज्योमेट्री जो है कंपाउंड की, जैसा अपन एक टेबल पढ़ेंगे उस टेबल के अकॉर्डिंग ही कंपाउंड की ज्योमेट्री रहेगी, बट बॉन्ड एंगल को जरूर अफेक्ट करेंगे। तो बॉन्ड एंगल जो है वो मे भी इंक्रीज हो सकता है, मे भी डिक्रीज हो सकता है। तो उसमें क्या ऑर्डर रहेगा वो देखते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में कि क्या ऑर्डर रहेगा इसमें अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट। तो रिपल्शन देखेंगे, मल्टीपल बॉन्ड और मल्टीपल बॉन्ड में रिपल्शन सबसे ज्यादा हो। दो मल्टीपल बॉन्ड पास में है तो उसमें रिपल्शन क्या रहेगा, सबसे ज्यादा। फिर आपके पास किसमें होगा, मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, और सबसे कम रहेगा सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो सर एग्जांपल अभी बता देते हैं। ये आपके पास ए है, यहाँ पे मान लीजिए डबल बॉन्ड बी, यहाँ पे डबल बॉन्ड बी, यहाँ पे सी, और यहाँ पे ए डबल बॉन्ड बी, डबल बॉन्ड बी, और इसको अपन ले लेते हैं क्या कि सर θ1, इसको क्या ले लेते हैं कि सर θ2, इसको क्या ले लेते हैं θ3, और इसको क्या ले लेते हैं θ4। θ1, θ2, θ3, θ4 बॉन्ड एंगल। आपको कहा बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। वैसे और ऑर्डर करेंगे अपन बॉन्ड एंगल का कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कैसे इफेक्ट करता है, बॉन्ड एंगल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कैसे डिपेंड करता है वो भी अपन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो मैंने आपको कहा रिपल्शन बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड एंड मल्टीपल बॉन्ड, ये क्या रहेगा, मैक्सिमम। रिपल्शन बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड लेस देन इसके, ग्रेटर देन इसके, और इसमें जो रिपल्शन है सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में वो सबसे कम रहता है। वो क्या रहता है, सबसे कम रहता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर क्या रहेगा, θ1 सबसे ज्यादा, फिर आपके पास θ2, θ3, और लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, θ4। ये आपके पास दो पॉइंट है। अगर आपको कोई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कैलकुलेट करना है वो कैसे करेंगे उसका मैंने अभी आपको बताया।